तो बायोमॉलिक्यूल का ये मान लेते हैं कि मिनिमम 4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आने ही आने हैं, हो सकता है 5 या 6 क्वेश्चन भी हो जाएं। किसी भी चैप्टर, कोई भी चैप्टर एनसीईआरटी का होता है, उसमें शुरुआत में बगैर हेडिंग के कोई ना कोई पैराग्राफ लिखा रहता है। इसमें भी लिखा हुआ है, ये हमेशा इंट्रोडक्शन है। फिर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन काफ़ी बड़ा है, ये हेडिंग भी इंट्रोडक्शन का ही पार्ट है। ये इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, अभी तक चल रहा है। रियल में यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, जहाँ अमीनो एसिड दिया है। ठीक है, तो पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। कुछ क्वेश्चन हैं जो इंट्रोडक्शन में मिल सकते हैं। ठीक, तो नया चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। हेडिंग इंट्रोडक्शन। सभी चैप्टर में शुरुआत में बगैर हेडिंग के जो दिया है वो इंट्रोडक्शन है। क्या है देखते हैं। अभी कुछ लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे, अभी लिखने का टाइम देंगे। पहला सवाल ये है, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में, कुछ भी लिखेंगे नहीं, क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेम केमिकल पाए जाते हैं? तो कहोगे नहीं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बिल्कुल सेम केमिकल नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंसेज होते हैं। लेकिन बहुत सारे कॉमन केमिकल भी पाए जाते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से केमिकल पाए जाएंगे? ये जो बायो शब्द का मतलब है वो है लिविंग, और मॉलिक्यूल का मतलब है केमिकल। तो किसी लिविंग में पाए जाने वाले जो केमिकल हैं उन्हीं को कहते क्या हो, बायोमॉलिक्यूल। वैसे तो बायोमॉलिक्यूल की डिफिनीशन इसी चैप्टर में एक जगह लिखी है, अभी जब वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे। इन जनरल बायो का मतलब होता है लिविंग और मॉलिक्यूल का मतलब होता है केमिकल। तो किसी लिविंग में पाए जाने वाले केमिकल को ही क्या कहोगे, बायोमॉलिक्यूल कहोगे। क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के केमिकल सेम होते हैं? तो सेम नहीं होते हैं, हाँ, लेकिन बहुत सारे कॉमन केमिकल होते हैं। जैसे सब में प्रोटीन है, सब में फैट है, सब में कार्बोहाइड्रेट है, सब में न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या होगा, वेरिएशन भी होगा। ठीक, एक क्वेश्चन, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले एलिमेंट की एनालिसिस अगर कहा जाए तो उसे क्या कहोगे, एलिमेंटल एनालिसिस कहोगे। और एलिमेंटल एनालिसिस से पता चलेगा कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सिलिकॉन। अभी लिखना नहीं, सुनते जाओ सिर्फ। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन, ये सब एलिमेंट मिलेंगे। और एलिमेंट का मास होगा पर यूनिट वॉल्यूम में। कोई एक मतलब पर्टिकुलर एक वॉल्यूम में देखेंगे कि हाँ इतना सोडियम है, इतना कैल्शियम है, इतना मैग्नीशियम है, या जो भी XYZ है, एक पर्टिकुलर पर यूनिट वॉल्यूम में या पर यूनिट मास में भी देख सकते हैं। तो पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास में हम जब देखेंगे तब पता चलेगा कि इतने इतने हैं। तो वैज्ञानिकों के मन में एक सवाल आया कि क्या यही सेम एलिमेंट नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं? तो वैज्ञानिकों ने यही एलिमेंटल एनालिसिस किसमें कर दी, नॉन लिविंग की कर दी।
और नॉन लिविंग का मतलब अर्थ क्रस्ट की कर दी। तो वैज्ञानिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि सेम एलिमेंट मिल गए। सेम एलिमेंट का मतलब क्या, वही कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। मतलब क्या मिल गया, सेम एलिमेंट मिल गया। तो जब एलिमेंट सेम मिल गया है तो फिर लिविंग और नॉन लिविंग में अंतर क्यों है? तो अंतर आपको याद रखना क्या है, एलिमेंट के नाम केवल सेम है। जैसे यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, लेकिन अंतर यहाँ मिलेगा। अंतर मिलेगा पर यूनिट मास में, कि 1 किलोग्राम लिविंग ले लीजिए और 1 किलोग्राम नॉन लिविंग ले लीजिए, तो दोनों में होगा जरूर सोडियम, लेकिन कहीं सोडियम ज़्यादा होगा और कहीं सोडियम कम होगा। 1 किलोग्राम में कहीं कार्बन ज़्यादा होगा, कहीं कार्बन कम होगा। तो दोनों में एलिमेंट सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में है, पर यूनिट मास। कैसे डिफरेंस है देखिए, तो जो लिविंग की बात करेंगे तो लिविंग में इतने और इतने को अलग कर दीजिए, वैसे नॉन लिविंग में भी अलग कर दीजिए। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा एलिमेंट नॉन लिविंग में ज्यादा और कौन सा एलिमेंट लिविंग में ज्यादा है, तो ये किस में ज्यादा है, ये लिविंग में ज्यादा है और ये किस में ज्यादा है, नॉन लिविंग में ज्यादा है। इसका मतलब है अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर किसमें ज्यादा किसमें कम, तो कहोगे लिविंग में ज्यादा है, नॉन लिविंग में कम है। और अगर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन पूछा जाए तो कहोगे नॉन लिविंग में ज्यादा है और ये लिविंग में कम है। इसका मतलब है कि ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब इसको देखने के लिए आपको एनसीईआरटी में देखना पड़ेगा। एनसीईआरटी में देखो यहां टेबल बनी है, अगर टेबल देखोगे तो टेबल देखें, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ठीक, फिर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है। जरा बताओ कौन सी चीज कहाँ ज्यादा कहाँ कम, कौन सी चीज कहाँ ज्यादा कहाँ कम, जरा देखो। अगर हम हाइड्रोजन देखें तो अर्थ क्रस्ट में कम है और ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। और अगर हम कार्बन की बात करें तो, अगर हम कार्बन की बात करें तो अर्थ क्रस्ट में कम है और ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। अच्छा ऑक्सीजन की बात करो, अर्थ क्रस्ट में कम है और ह्यूमन बॉडी में ज्यादा। ह्यूमन बॉडी मतलब लिविंग की हम बात कर सकते हैं। अच्छा नाइट्रोजन की बात करो, अर्थ क्रस्ट में कम है, ह्यूमन बॉडी में ज्यादा है। सल्फर की बात करो तो यहाँ देखो अर्थ क्रस्ट में कम है और ह्यूमन में ज्यादा। तो इतनी चीजें कहाँ ज्यादा हैं, कहाँ ज्यादा हैं, तो कहोगे लिविंग में ज्यादा है, नॉन लिविंग में कम है। लेकिन पलट गया, सोडियम देखो जरा, यहाँ 2.8 है यहाँ, तो कहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। अच्छा कैल्शियम यहाँ 3.6 यहाँ ज्यादा है, मैग्नीशियम यहाँ ज्यादा है और सिलिकॉन यहाँ ज्यादा है। तो वापस आते हैं, जरा ध्यान से देखेंगे। जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म की एलिमेंटल एनालिसिस करेंगे तब पता चलेगा कि जो एलिमेंट लिविंग में है वही एलिमेंट नॉन लिविंग में है। लेकिन और ध्यान से जब देखोगे तो देखोगे पर यूनिट मास में डिफरेंस है। कौन कौन से एलिमेंट हैं जो लिविंग में ज़्यादा हैं और कौन कौन से एलिमेंट हैं जो नॉन लिविंग में ज़्यादा हैं। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर लिविंग में ज़्यादा हैं, जबकि सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन नॉन लिविंग। तो अगर आपसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में लाइन लिखी है रिलेटिव एबंडेंस, रिलेटिव एबंडेंस इन लिविंग देन नॉन लिविंग,
बताओ कौन कौन से बता दोगे, कौन कौन से एलिमेंट हैं जो ज्यादा हैं किसमें, लिविंग में देन नॉन लिविंग। तो बताओ कौन कौन से बता दोगे। तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। दो क्वेश्चन और बता दीजिए जरा टेबल से, टेबल से एनसीईआरटी बताओ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, लिविंग में कि नॉन लिविंग में, और नॉन लिविंग में। तो ध्यान सुनने, अगर मोस्ट एबंडेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन ही देंगे, मोस्ट एबंडेंट पूछेगा तो ऑक्सीजन ही देंगे, चाहे किसमें पूछे और चाहे नॉन लिविंग। लेकिन अगर सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम क्या है, तो सबसे कम में देखो नाइट्रोजन लगाओगे किसमें, अर्थ क्रस्ट में, और सिलिकॉन लगाओगे किसमें, लिविंग में। तो तीन क्वेश्चन और मिल गए। जरा बताओ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन, लिविंग में कि नॉन लिविंग, दोनों में। और लीस्ट एबंडेंट कौन है, सबसे कम, तो नाइट्रोजन है किसमें, अर्थ क्रस्ट या नॉन लिविंग कह सकते हो, और ह्यूमन में या लिविंग में सिलिकॉन। तो दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जरा बताओ मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है, तो कहोगे ऑक्सीजन है, किसमें, चाहे क्या हो, लिविंग और चाहे क्या हो। बस परसेंटेज जरा बता दो, लिविंग में O2 का परसेंट कितना है और नॉन लिविंग में कितना है। तो लिविंग में कितना है 60 और यहां कितना है 40.6। अच्छा चलो इधर आ जाओ, लीस्ट एबंडेंट, लीस्ट का मतलब सबसे कम, लीस्ट एबंडेंट एलिमेंट कौन सा है। तो इसके दो आंसर हैं, एक है नाइट्रोजन और एक है सिलिकॉन। नाइट्रोजन किसमें और सिलिकॉन किसमें, ये है नॉन लिविंग और ये लिविंग। चलो लिखो बेटा, ये लिखो फिर वो लिखो। देखो कैसे लिखा है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। क्वेश्चन ये है कि क्या सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड ऑफ सेम केमिकल, सेम एलिमेंट या सेम कंपाउंड। तो एलिमेंट तो सेम होंगे, कंपोजिशन थोड़ा क्या होगा, डिफरेंट होगा। कह रहा केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि कैसे एलिमेंटल एनालिसिस करते हैं। अगर हम परफॉर्म करें क्या एलिमेंटल एनालिसिस को, चाहे प्लांट टिश्यू, चाहे एनिमल टिश्यू और चाहे माइक्रोब, ये तीनों क्या हैं, लिविंग हैं, तो हमको मिलेगा क्या एलिमेंट, कौन से, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और बाकी मिलेंगे। ये क्या लिखा है, पर यूनिट मास में मिलेंगे। लेकिन अगर यही एनालिसिस कहाँ कर दी जाए, अर्थ क्रस्ट जो कि क्या है, नॉन लिविंग है, तो हमको क्या मिलेगा, सिमिलर लिस्ट मिलेगी, दोनों में सोडियम, दोनों में कैल्शियम, दोनों में मैग्नीशियम, लेकिन पर यूनिट मास में क्या होगा, डिफरेंस होगा। क्या रहा डिफरेंस क्या है, तो एब्सोल्यूट टर्म में देखोगे तो कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि लिस्ट दोनों में क्या है, सेम है। ऑल द एलिमेंट जो कहाँ प्रेजेंट हैं, अर्थ क्रस्ट में, वही कहाँ प्रेजेंट हैं, लिविंग में। लेकिन देखो क्या लिखा है, क्या, तो ये टिक कर लो, यही एक एग्जाम में इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
लेकिन ये है कि अगर बहुत ध्यान से देखोगे तो यहां से क्या लिखा है, रिलेटिव एबंडेंस। क्या लिखा है, रिलेटिव एबंडेंस किसका, कार्बन और हाइड्रोजन। बस केवल दो ही लिखा है, लेकिन है कौन कौन, कार्बन भी, हाइड्रोजन भी, ऑक्सीजन भी और नाइट्रोजन भी, सल्फर तक है। कार्बन हाइड्रोजन विद रेस्पेक्ट टू अदर एलिमेंट इज हाइयर इन लिविंग देन क्या, और फिर कर टेबल कौन सा देख लो, टेबल 9.1। तो इस पूरे पैराग्राफ में दो क्वेश्चन, लिविंग और नॉन लिविंग के एलिमेंट क्या है, सेम है, एक क्वेश्चन, लेकिन डिफरेंस किस मामले में है, पर यूनिट मास में डिफरेंस है। रिलेटिव एबंडेंस किस 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 का है, तो किसका किसका है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर का। मोस्ट अबंडेंट कौन, लीस्ट अबंडेंट कौन। अब क्वेश्चन है कैसे एनालिसिस करोगे किसकी, केमिकल कंपोजिशन। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हेडिंग डालिए, हेडिंग डालिए एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक हम फ्लो चार्ट लिख रहे हैं, वो फ्लो चार्ट लिख डालिए, फिर एक्सप्लेन करते हैं।
बड़ा मुश्किल। देखिए स्थिति ये है कि किसी पर्टिकुलर लिविंग टिश्यू में कौन कौन से कंपाउंड पाए जाते हैं उसको पता करने का ये एक तरीका है। डिटेल में तो केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, एलिमेंटल एनालिसिस कैसे कराई जाती है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ बातें बताई गई हैं। तो देखो क्या है, सबने लिख लिया बेटा? हो गया? तो होता क्या है कि कोई भी लिविंग टिश्यू ले लीजिए। अब लिविंग टिश्यू लेना है तो प्लांट का लेना है तो क्या ले लीजिए? लीफ ले लीजिए। एनिमल का लेना है तो कोई भी, जैसे लीवर का पीस ले लीजिए और इसकी ग्राइंडिंग कर दीजिए। किसके साथ? तो ये क्वेश्चन मिल सकता है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOH के साथ। अब अगर ग्राइंडिंग करोगे तो मोर्टार और पेस्टल, वो जो आयुर्वेद वाला होता है ना, ऐसे ऐसे जो घिसते हैं उस टाइप वाला, तो मोर्टार और पेस्टल का इस्तेमाल करोगे। चलो पेस्ट बना लिया। पेस्ट बनाने के बाद क्या करोगे? इधर देखो जरा, लिखो नहीं, देख लो, इधर देखो। लेंगे एक कंटेनर छोटा सा और इसके ऊपर ऐसे कार्टन रख देंगे और वो जो पेस्ट होगा उसको यहां रखेंगे। ठीक है? तो होगा क्या, जितनी चीजें एसिड में सॉल्युबल होंगी वो सब नीचे चली आएंगी और जितनी चीजें एसिड में इनसॉल्युबल होंगी वो ऊपर रह जाएंगी। तो थोड़ी देर बाद होगा क्या कि कुछ कंटेंट नीचे मिलेगा और कुछ कंटेंट ऊपर मिलेगा। जो नीचे मिलेगा इसको कहेंगे फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जाएगा उसका नाम रिटेंटेट होगा। तो पहले इसमें पेस्ट कर लेंगे, फिर इसको फिल्टर कर लेंगे। किसमें? चीज क्लॉथ। ये चीज क्लॉथ कौन सा है? अरे तो चीज बनाने में क्लॉथ यूज होता है, वो काटन ही होता है। गांव में जैसे बनता होगा देखे होंगे, तो काटन ये छन्नी टाइप का होता है। इससे छान लेंगे तो ऊपर ऊपर क्या मिलेगा या नीचे नीचे क्या मिलेगा? तो नीचे नीचे फिल्ट्रेट और ऊपर ऊपर रिटेंटेट मिलेगा। जो नीचे मिलेगा वो क्या होगा? एसिड, और जो ऊपर मिलेगा वो एसिड इनसॉल्युबल। अब उसके बाद केमिस्ट्री का रोल शुरू होगा। फिर केमिस्ट्री की लैब में जाएंगे और उनसे कहेंगे जरा बताओ कि जो ये नीचे मिला है इसमें क्या क्या है? तो कहेंगे इसमें बहुत सारे क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड, लेकिन कुछ क्या हैं? इनऑर्गेनिक। एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है इसमें कौन कौन से इनऑर्गेनिक पाए जाते हैं? तो एसिड सॉल्युबल में ज्यादातर क्या है? ऑर्गेनिक। कुछ क्या है? उनके नाम दिए हैं एनसीईआरटी में। कौन से? कौन से? सल्फेट और फास्फेट। तो अब इधर आ जाओ, कहा यहाँ क्या है? तो ज्यादातर इनऑर्गेनिक, कुछ क्या है? ऑर्गेनिक। लेकिन सही नहीं पता चल पा रहा था। इधर तो पता चल गया था कि एसिड सॉल्युबल में कौन कौन से ऑर्गेनिक हैं, इनऑर्गेनिक की लिस्ट नहीं बन पा रही थी। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि नया एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो नया एक्सपेरिमेंट देखो क्या है। नया एक्सपेरिमेंट ये है कि कोई टिश्यू ले लिया या लिविंग, और इसका वजन कर लीजिए। तो वजन करने के बाद जो भी वेट आएगा उसको क्या कहोगे? इसको कहेंगे वेट वेट, क्योंकि इसमें मॉइस्चर होगा, वाटर होगा। और फिर इसको ड्राई कर लीजिए और फिर वजन कर लीजिए, तो जो आएगा उसका नाम ड्राई वेट। अब ध्यान से सुनना, वेट वेट और ड्राई वेट दो हैं। तो इसको अब बर्न कर दीजिए। जैसे आप जलाओगे, जब कोई चीज जलती है तो क्या जलता है? ऑर्गेनिक की इनऑर्गेनिक? ऑर्गेनिक जलेगा। तो जो ऑर्गेनिक जलेंगे वो जल के उड़ जाएंगे। तो बर्न करने के बाद
जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे या कार्बन कंपोनेंट जो होगा उनका क्या होगा, वो बर्न आउट हो जाएंगे। और बर्न आउट होकर के क्या मिलेगा, दो चीजें मिलेंगी, एक तो CO2 मिलेगा और वाटर वेपर। तो ऑर्गेनिक तो जल के उड़ गया, बात खत्म, लेकिन आपको इनऑर्गेनिक भी तो मिलेगा। इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इनका क्या होगा, तो ये हमको मिल जाएगा राख के फॉर्म में। जैसे कोई डेड बॉडी जलाई जाती है, तो खैर तो उसमें बहुत सारी डेड बॉडी जला रहे हो, लेकिन उसमें लकड़ियां भी तो हैं, वो भी तो नॉन लिविंग हो गई। अब जब जब जलाते हो तो जो जल के उड़ जाएगा वो सब क्या होगा, वो तो कार्बन होगा, कार्बन कंपाउंड। लेकिन जो राख मिलेगी वो क्या होगा, तो जो राख होगी उसमें क्या होंगे, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट। इसी में कौन कौन से मिलेंगे, तो इसी में कैल्शियम मिल जाएगा, इसी में मैग्नीशियम मिल जाएगा, इसी में सल्फेट मिल जाएगा, इसी में फास्फेट। तो ध्यान से सुनना, अगर किसी लिविंग के इनऑर्गेनिक कंपोनेंट को आपको पता करना है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, और अगर ऑर्गेनिक को पता करना है तो फिर आपको ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। इससे हमको क्या मिल जाएंगे, ऑर्गेनिक मिल जाएंगे, और इससे हमको क्या मिल जाएंगे, इनऑर्गेनिक। लिखो, कोई डाउट बताओ, डाउट। पहले कोई लिविंग टिश्यू लेंगे, फिर उसका वजन करेंगे। देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है, बढ़िया बेटा। इधर बताओ, लिविंग में एलिमेंट है कि कंपाउंड, एलिमेंट है कि कंपाउंड, तो दोनों हैं। एलिमेंट फॉर्म में भी हैं और कंपाउंड फॉर्म में भी हैं। और कंपाउंड ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों है। ठीक, अब क्वेश्चन एनसीईआरटी में जो लिखा वो देख लें। एनसीईआरटी में लिखा है कि बायोमॉलिक्यूल क्या है, तो एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है कि किसी लिविंग से जो भी कार्बन कंपाउंड, लिविंग ऑर्गेनिज्म से किसी लिविंग को निचोड़ दीजिए, उससे जो भी कार्बन कंपाउंड वी गेट, एनसीईआरटी में यही लिखा है, जो भी कार्बन कंपाउंड हमको मिलेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल। लेकिन बाद में इन्हीं लोगों ने कहा कि नहीं, कार्बन कंपाउंड का मतलब सिर्फ क्या हो गया, कार्बन का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया ना। तो बाद में कह रहे नहीं, कार्बन कंपाउंड के साथ क्या होने चाहिए, ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन ना हो, मतलब इनऑर्गेनिक। तो ये डिफिनीशन एनसीईआरटी में लिखी जरूर है, लेकिन पूरी सही नहीं है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कार्बन कंपाउंड मिलेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे, बायोमॉलिक्यूल। ऐसा नहीं है, कार्बन कंपाउंड के साथ भी क्या होने चाहिए, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होने चाहिए। तो हमको ये बताओ फाइनली कि कौन कौन से कंपाउंड हैं ऑर्गेनिक की हम बात करें तो, कौन कौन से कंपाउंड है, तो 4 मेन कंपाउंड है। एक कंपाउंड क्या है, अमीनो एसिड। दूसरा क्या है, चाहे फैटी एसिड कहो चाहे लिपिड। तीसरा क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और क्या मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। तो हमको वास्तव में बायोमॉलिक्यूल में यही 4 चीजें पढ़नी है। हमको अमीनो एसिड पढ़ना है, हमको फैटी एसिड पढ़ना है, हमको न्यूक्लिक एसिड या इसी का एक कंपोनेंट है क्या,
नाइट्रोजनस बेस ये पढ़ना है, और कार्बोहाइड्रेट हमको पढ़ना है, उसमें मोनोसेकेराइड भी पढ़ना है, पॉलीसेकेराइड पढ़ना है। तो डिटेल में चैप्टर वास्तव में यहाँ से स्टार्ट होगा जब हम लोग अमीनो एसिड पढ़ेंगे। ये पेज और लिख लो, बाकी उतना पढ़ लेते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं। ये बताओ, अगर ऑर्गेनिक पता करना है तो एक्सपेरिमेंट कौन सा करोगे? तो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड वाला करोगे। और अगर इनऑर्गेनिक पता करना है तो फिर उसको जलाओगे, और क्या उसके आयस में देखोगे कौन कौन से हैं। फिर भी इन जनरल कहा जाता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले कार्बन कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन अगली ही लाइन में लिखा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में इनऑर्गेनिक भी पाए जाते हैं। कौन सा इनऑर्गेनिक है जो एसिड सॉल्युबल में मिलेगा? ये इंपॉर्टेंट है। सल्फेट और फास्फेट, ये याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अब हम लोग एनसीईआरटी से पूरा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, फिर चुन चुन के एक एक, क्या पहले अमीनो एसिड पढ़ेंगे, फिर फैटी एसिड पढ़ेंगे, फिर कार्बोहाइड्रेट, और ये सब चीजें निपटा लेंगे। सबने लिख लिया था? बाकी तो नहीं रह गया? चलो देखो जरा बेटा, कह रहा वी कैन कंटिन्यू आस्किंग द सेम वे। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कहाँ पाए जाएंगे? लिविंग। हाउ डज वन गो अबाउट फाइंडिंग द आंसर? कैसे ढूंढेंगे? टू गेट द आंसर वन हैज परफॉर्म ए केमिकल एनालिसिस। वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू। क्या लोगे? वेजिटेबल या लीफ ले सकते हो, या पीस ऑफ। तो ये टिक कर लो, क्या लोगे? क्या लोगे? तो लिविंग टिश्यू क्या, वेजिटेबल या, और किसमें ग्रिंड करोगे? तो इसको हाईलाइट कर लो, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक, यूज करोगे क्या? मोर्टार और पेस्टिल। और हमको क्या मिलेगा? थिक स्लरी। अगर हम इसको स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब फिल्टर कर देंगे, किसके थ्रू? या तो हमको क्या ऑब्टेन होंगे? दो फ्रैक्शन, एक का नाम या इसी का दूसरा नाम एसिड सॉल्युबल पूल, और दूसरे का नाम या इसी का दूसरा नाम। साइंटिस्ट को क्या मिले? 1000। क्या? किसमें? एसिड सॉल्युबल। हजारों मिले एसिड सॉल्युबल में, कौन? ऑर्गेनिक। लेकिन कुछ क्या मिल गए? इनऑर्गेनिक। आगे देखो, इन हायर क्लास। अब ये फर्जी कितना पैराग्राफ यहाँ लिखा है। हायर क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू, सैंपल और आइडेंटिफाई करेंगे पर्टिकुलर कंपाउंड। ये पर्याप्त होगा यहाँ कहना कि हम एक्सट्रैक्ट करेंगे कंपाउंड और एक्सट्रैक्टेड टू वेरियस सेपरेशन टेक्निक। इसको हाईलाइट कर लो, वैसे कोई मतलब है नहीं, ये केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाता है, सेपरेशन टेक्निक। टिल वन हैज सेपरेट ए कंपाउंड फ्रॉम ऑल द कंपाउंड। इन अदर वर्ड, आइसोलेट करोगे, प्यूरिफाई करोगे कंपाउंड। एनालिटिकल टेक्निक अप्लाइड टू कंपाउंड गिव एन आइडिया ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रोबेबली स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। यहाँ तक इतना ये फर्जी कहानी लिखी है, इतनी।
यहां से टिक कर लो, इस जगह से, यहीं से डिफिनीशन, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कॉल्ड एज बायो। तो बायोमॉलिक्यूल चैप्टर की डिफिनीशन एक पेज बाद लिखी है, ठीक है, ये टिक कर लो, हो सकता मिल जाए। क्या लिखा है जरा फिर से पढ़ो, ऑल द कार्बन कंपाउंड वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कॉल्ड एज बायोमॉलिक्यूल, हाउ एवर, लेकिन तुरंत लिखा है लिविंग ऑर्गेनिज्म आल्सो गॉट क्या, इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड, हाउ डू वी नो दिस, ये कैसे जानोगे कि इनऑर्गेनिक भी हैं। तो कह रहा है कि एक और एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, हम वजन करेंगे किसी लिविंग का, जैसे लीफ या लिवर, कौन सा वेट, फिर उसको सुखा लेंगे, सारा क्या निकल जाएगा, वाटर, तो फिर से वेट कर लेंगे, अब कौन सा हो जाएगा, ड्राई वेट, कौन सा, ड्राई वेट। अब इसको क्या करोगे, तो क्या लिखा है, ऑल द कार्बन कंपाउंड आर ऑक्सीडाइज टू CO2 एंड, ये तो निकल जाएंगे, तो बचेगा क्या बताओ, बचेगी ऐस, राख, और राख में क्या होगा, तो ये क्या लिखा है, क्या होगा, इनऑर्गेनिक, कौन से, राख में इनऑर्गेनिक कौन से, तो कैल्शियम मैग्नीशियम ETC लिखा है, फिर लिखा है, ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सल्फेट एंड फास्फेट आल्सो सीन इन द एसिड सॉल्युबल, यहां आल्सो लिखा है, आल्सो का मतलब ये भी, इसका मतलब ये दोनों में होंगे, सॉल्युबल वाले में भी और इनसॉल्युबल वाले में भी होंगे। देयरफॉर फिर यहाँ फिर कहानी फर्जी है, एलिमेंटल एनालिसिस करोगे लिविंग टिश्यू की, तो कार्बन, हाइड्रोजन, क्लोराइन, कार्बन काइंड ऑफ ऑर्गेनिक मिलेंगे, इनऑर्गेनिक मिलेंगे। कह रहा केमिस्ट्री वाइज देखोगे तो हम क्या पता करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पता करेंगे कि भैया एल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक है, लेकिन बायोलॉजी वाइज हमको पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, अमीनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड बेस और क्या, फैटी एसिड, ETC लिखा है, ETC मतलब कार्बोहाइड्रेट भी है। तो इस लाइन के ऊपर जितना लिखा है वो इंट्रोडक्शन है, उसमें गिनती के सवाल है, हमको आप बता दीजिए तो आगे बढ़ें। जैसे लिविंग और नॉन लिविंग में एलिमेंट की एनालिसिस करोगे तो एलिमेंट की लिस्ट क्या होगी, सेम, लेकिन डिफरेंस होगा किसमें, पर यूनिट मास, रिलेटिव एबंडेंस किसका किसमें है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर किसमें, लिविंग में या ह्यूमन में, और वो कौन से ज्यादा, वहां ज्यादा होगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन किसमें ज्यादा, अर्थ क्रस्ट में। फिर दूसरा, अगर एनालिसिस करना है तो ग्रिंड किसमें करोगे, ग्रिंडिंग किसमें, ट्राइक्लोरोएस्टिक, तो कितने फ्रैक्शन मिलेंगे, 2, कौन कौन से, बोल नहीं रहे हो, एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल। एसिड सॉल्युबल को क्या कहोगे, फिल्ट्रेट, और इनसॉल्युबल को रिटेंट, किसमें कौन ज्यादा होगा, तो एसिड सॉल्युबल वाले में ऑर्गेनिक ज्यादा और इनसॉल्युबल वाले में इनऑर्गेनिक ज्यादा। लेकिन इनऑर्गेनिक पता करने का नया एक्सपेरिमेंट है, कौन सा, पहले वेट वेट, फिर ड्राई वेट, फिर बर्न, क्या उड़ जाएगा, ऑर्गेनिक, किस फॉर्म में, CO2 और वाटर, क्या बचेगा, आयस, उसमें क्या होगा, इनऑर्गेनिक, कौन कौन से, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फेट, फास्फेट, सल्फेट फास्फेट वो हैं जो दोनों जगह, ठीक है। इसके बाद लिविंग में पाए जाने वाले कार्बन कंपाउंड को ही क्या कहते हो, बायोमॉलिक्यूल कहते हो, लेकिन उसमें क्या पाए जाते हैं, इनऑर्गेनिक भी पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में देखोगे तो फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, बायोलॉजी में देखोगे तो सारी चीजें मिलेंगी। हमको बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो अमीनो एसिड पढ़ना है, फैटी एसिड पढ़ना है और
न्यूक्लिक एसिड या नाइट्रोजनस बेस पढ़ना है और थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट भी पढ़ना है। तो रियल में चैप्टर अब शुरू होगा। हेडिंग नहीं पढ़ी है, हेडिंग डाल लीजिए, क्या? अमीनो एसिड। अभी ये जब आखिरी में हम एक बार सब कुछ नोट से फिर से पढ़ा देंगे, अभी एनसीईआरटी कर रहे हैं, फिर नोट से भी हो जाएगा। चलिए हेडिंग डालिए अमीनो एसिड। जो लिख रहा हूं पहले वो लिख लीजिए, फिर बताता हूं।
देखिए कैसे एनसीईआरटी में लिखा है। आ जाओ। एनसीईआरटी में लिखा है कि जो अमीनो एसिड है वो वास्तव में है क्या? ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई खास बात नहीं। रियल में ये है, ये वास्तव में क्या है? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन का मतलब है कि जो मीथेन में कार्बन है उसकी 4 वैलेंसी हैं, तो चारों वैलेंसी किससे सब्स्टिट्यूट की गई वो देखना है। तो ये मैंने मीथेन यहाँ बना दिया। मीथेन में ये कार्बन हो गया और इसकी चारों वैलेंसी पर क्या लगा है? हाइड्रोजन लगा है। ये बताओ कि चारों हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे? कहोगे नहीं, 3 सब्स्टिट्यूट किए जाएंगे। इसकी जगह क्या ले लोगे? COH। इसकी जगह क्या ले लोगे? और इसकी जगह क्या ले लोगे? इसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो कितने हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट किए गए? 3। और तब बनेगा, जरा देखो, तो उसी सेम कार्बन से कार्बोक्सिल ग्रुप, उसी से NH2 ग्रुप, उसी से R वेरिएबल ग्रुप, और उसी से क्या लगा है? H। जब कभी कोई कार्बन जिससे मेन ग्रुप जुड़ा होता है, तो जिससे मेन ग्रुप जुड़ा होता है उसको क्या कहते हो? अल्फा कार्बन। इसी नाते इस अमीनो एसिड का नाम अल्फा अमीनो एसिड हो गया। अल्फा कार्बन कौन सा कार्बन होता है? वह कार्बन जिस पर मेन ग्रुप जुड़ा होता है। तो इसमें मेन ग्रुप कौन सा है? COH ग्रुप है, इस नाते इसका नाम अल्फा कार्बन। तो इस अमीनो एसिड का नाम अल्फा अमीनो एसिड। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें NH2 COH और R कहाँ हो? सेम कार्बन पर हो, उसका नाम अल्फा अमीनो एसिड। क्लियर यहां तक? फिर देखो, अमीनो एसिड में जो R है जिसको वेरिएबल ग्रुप कह रहे हैं, इस वेरिएबल ग्रुप की जगह क्या लग सकता है? तो हो सकता है H ही लगा रह जाए, 2 ही H केवल रिप्लेस किए जाएं, 2 छोड़ दिए जाएं। तो अगर H रह गया यहां पर तो इसका नाम ग्लाइसिन हो जाएगा। लेकिन हो सकता है उसकी जगह क्या लग जाए? CH3 लग जाए, तो क्या हो जाएगा? एलानाइन हो जाएगा। और हो सकता CH2OH लग जाए तो सेरीन हो जाएगा। तो R की जगह क्या लगेगा ये तय करेगा कि क्या अमीनो एसिड का नाम होगा। R की जगह H ही लगा रह गया तो ग्लाइसिन, CH3 लग गया तो एलानाइन, CH2OH लग गया तो सेरीन। ऐसे ही R की जगह अगर एरोमेटिक कंपाउंड कोई लग गया, जैसे मैंने एरोमेटिक कंपाउंड ये जोड़ दिया है, अगर ये जोड़ दोगे तो नाम क्या हो जाएगा? एरोमेटिक अमीनो एसिड। एनसीईआरटी में दिया है 3 एग्जाम्पल, कौन से? फिनाइल एलानाइन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। ये जो बनाया है ये किसका है डायग्राम? ये वास्तव में फिनाइल एलानाइन का ही बना है। तो अगर ये लिखा, अच्छा इसी में अगर OH जोड़ दो यहाँ ऐसे, तो तुरंत क्या हो जाएगा? टायरोसिन हो जाएगा। लेकिन हमको जाना नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया नहीं है। तो ये किसका है बेटा? फिनाइल एलानाइन। तो जरा बताओ कितने टाइप के अमीनो एसिड बनाओगे? दुनिया में कितने टाइप के अमीनो एसिड होंगे? पता नहीं कितने टाइप। आप बदलते जाओ बस R की जगह। हम तो 3 लगा के यहाँ दिखाए हैं, आप चाहे जो लगा दीजिए, जो लगाओगे वो नया अमीनो एसिड बनेगा। तो कितने टाइप के अमीनो एसिड दुनिया में होंगे? तो कहोगे वेरियस टाइप के। लेकिन हमारे पास कितने होंगे? हैं? जल्दी ना करो, देखो भाई देखो, जल्दी ना करो, बाकी बताओ। फिर से सुन लेते हैं। R की जगह कुछ भी लगाओ, अमीनो एसिड बनाओ, तो कितने टाइप के बनाओगे? तो पता नहीं कितने टाइप के बनाएंगे। लेकिन उसमें से कितने हमारे पास? तो हमारे पास तो वही होंगे जो प्रोटीन में होंगे ना, वही तो होंगे जो बेसिकली प्रोटीन वाले होंगे। तो आप देखो, आन लिखिएगा नहीं अभी, ऑन बेसिस ऑफ क्या? R कितने टाइप के अमीनो एसिड?
वेरियस टाइप अमीनो एसिड बनेंगे। लेकिन प्रोटीन में, प्रोटीन फॉर्मेशन में कितने टाइप के अमीनो एसिड हैं? तब कहोगे 20 टाइप अमीनो एसिड। और जो अमीनो एसिड प्रोटीन बनाने में लगता है उसको कहते क्या हैं? तो उसको कहते हैं प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड। अच्छा जरा बताओ, 20 अमीनो एसिड में से कुछ के नाम आपको याद हैं? वो कौन से 20 अमीनो एसिड हैं जो प्रोटीनेसियस हैं? तो हम बताते हैं, यही लिखा है, आपके सामने ही लिखा है। लिखा उस 20 में से 3 के नाम बताए दे रहे हैं। तो जो पीछे 3 नाम लिख के आए हो वो यहीं लिख दो। जैसे ग्लाइसिन, एलानिन और सेरीन, कम से कम 3 तो याद ही रखो। अभी आगे प्रोटीन पढ़ेंगे, वहां टोटल 20 नाम आपको बता देंगे। फिनाइल एलानाइन भी प्रोटीन वाला अमीनो एसिड है। तो प्रोटीनेसियस अमीनो एसिड कौन से? तो कहोगे केवल 20। 20 में 3 के नाम बता दो, कौन कौन से? ग्लाइसिन, एलानाइन और सेरीन। एक और बात, किसी अमीनो एसिड का फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर किस पर डिपेंड करेगा? बताओ। अरे तो कई चीजों पर डिपेंड करेगा। देखो, ये डिपेंड करेगा COOH पर, ये डिपेंड करेगा NH2 पर, और ये डिपेंड करेगा R वेरिएबल ग्रुप पर। लिखो बेटा इतना। अब ये बताओ, बड़े बेटा, बड़े, परवेज हो गया? देखो, जैसे मान लेते हैं कि ये कोई अमीनो एसिड है, जरा आराम से बताएंगे। इधर की तरफ COOH लगा है, यहाँ लगा है NH2, यहाँ लगा है H, और यहाँ लगी है कोई चेन R। ठीक है, मान लेते हैं कि इस R वाली चेन में कहीं जाकर के एक COH और लग गया। अब बताओ इसका नेट कैरेक्टर क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, मान लेते हैं कि इसको हटा देते हैं और इसी जगह NH2 लगा दिया जाए एक और, अब क्या हो जाएगा? बेसिक। तो अमीनो एसिड तीन कैटेगरी के होते हैं। एक होता है एसिडिक अमीनो एसिड। इसका मतलब सिर्फ बता दीजिए। ऐसा अमीनो एसिड जिसमें COOH की संख्या किससे ज्यादा हो? NH2 से ज्यादा हो। अच्छा, बेसिक लिखा जाए तो इसका मतलब सिर्फ बता दीजिए। इसका मतलब है कि जो COOH है उसकी संख्या कम है और NH2 की संख्या क्या है? ज्यादा। और न्यूट्रल का मतलब, न्यूट्रल अमीनो एसिड का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल का मतलब होता है कि COOH की संख्या किसके बराबर हो? NH
NH2 के बराबर हो। बस एग्जाम्पल बता दो, एसिडिक का एग्जाम्पल, बेसिक का एग्जाम्पल और न्यूट्रल का एग्जाम्पल। तो एसिडिक है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड क्या है? एसिडिक अमीनो एसिड। और ये क्या है? लाइसीन क्या है? बेसिक अमीनो एसिड। और यहां है वैलीन क्या है? न्यूट्रल अमीनो एसिड। ये बहुत बार, पता नहीं क्यों एग्जामिनर इससे खुश है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है बेसिक अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड का नाम एसिडिक होगा कि बेसिक होगा कि न्यूट्रल, वो किस पर डिपेंड करेगा? तो ऑन बेसिस ऑफ क्या? नंबर ऑफ COOH एंड NH2। अगर COOH और NH2 बराबर हैं तो, अगर ये ज्यादा है एसिडिक और अगर ये ज्यादा है तो बेसिक। लिखो, अगर अमीनो एसिड से एसर्शन रीजन आया तो यही एसर्शन रीजन है। अभी एनसीईआरटी में लाइन दिखाएंगे आपको। शुरू करें। अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग पीएच के सॉल्यूशन में अलग अलग होता है, हाँ या नहीं? देख लो, एनसीईआरटी में सच लिखा है, इन डिफरेंट पीएच सॉल्यूशन स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट या चेंज होता है। शुरू करें इसको। हो गया? लिख लिया है? तो देखो, तो पहले तो रटने वाली बात रटेंगे, कारण अभी बताएंगे। पहला सवाल यह है कि अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है किसके साथ? इन सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट पीएच। ये हो गया एसर्शन। तो क्यों चेंज होता है ये आपको बताना है, कारण क्यों चेंज होता है। तो देखो, लिखो नहीं, लिखने का टाइम देंगे। चेंज देखो क्यों होता। होता क्या है, अमीनो एसिड में ग्रुप हैं, कौन कौन से? जैसे यहां कार्बन है, यहां क्या लगा है? यहां लगा लेते हैं NH2 और यहां लगा लेते हैं COOH, यहां H लगा लेते हैं और यहां R। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इधर उधर कर लिया, कोई दिक्कत। अब ध्यान से सुनना, इसका जो NH2 ग्रुप है और इसका जो COOH ग्रुप है, ये दोनों आयोनाइजेबल होते हैं। तो NH2 और क्या COOH क्या होते हैं? आयोनाइजेबल होते हैं। और यही कारण है कि डिफरेंट पीएच में क्या होता है? स्ट्रक्चर चेंज। कैसे ये समझ में आएगा? देखो, मान लेते हैं कि ऐसा हो जाए कि ये आयनाइज कर जाए, तो देखो कैसे आयनाइज करेगा। अगर ये आयोनाइज करेगा तो NH3+ लिखेंगे, कार्बन ऐसे रहेगा, COOH रहेगा, इधर H और इधर की तरफ R। ऐसा हो सकता दोनों आयोनाइज कर जाएं। ठीक है। और हो सकता है कि केवल
अब ध्यान से देखो फिर समझना, ये भी एक आयोनाइजेबल स्टेट है कि नहीं, इसमें ये आयोनाइज है, इसमें दोनों आयोनाइज हैं, और इसमें क्या है, केवल COO आयोनाइज है। अब आपको ये बताना है कि किस सॉल्यूशन में रखें तो ये स्टेट मिले, बस ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं, बना है केवल बस। सॉल्यूशन तो नियम 3 है, एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो बताओ ये वाली स्टेट हमको कहां मिलेगी? जल्दी कोई नहीं है, तुरंत आंसर देने से कुछ सही नहीं होने वाला है, सोच समझ के दिमाग लगा के बताइए। ये फेज हमको कब दिखाई पड़ेगी? तो ये फेज तभी दिखाई पड़ेगी जब सॉल्यूशन H देगा, तभी तो H यहां जुड़ा है। और सॉल्यूशन H कब देगा? जब वो एसिडिक होगा कि बेसिक होगा? एसिडिक। तो ये कहां मिलेगा? अच्छा, इसमें कौन आयनाइज फॉर्म में है? COOH आयनाइज। इससे किसी ने H छीन लिया है, अगर इससे किसी ने H लिया है तो कौन लेगा? बेस ही लेगा। तो किस मीडियम में रखो इसको? तो ये कहां मिल जाएगा? तो फिर ये कहां मिलेगा? ये न्यूट्रल मिलेगा। सिर्फ इतना बता दो, इतना बता दो कि एनसीईआरटी में एरो बने हैं, ऐसे बने हैं ना, ऐसे बने हैं एरो। बस ये बताओ इधर से इधर जब जाएंगे तो पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? आंसर जल्दी ना दिया करो, इससे तो बच्चों कम से कम, इसी चक्कर में बहुत सारे गलत कर लेते हो एग्जाम में। आंसर देने से कोई मतलब नहीं है, पहले सोचो फिर आंसर दो। इधर से इधर जाएंगे तो पीएच बढ़ेगा कि घटेगा? तो देखो एसिड से बेस की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये क्या है? इंक्रीजिंग पीएच। अच्छा, इधर से इधर क्या है? डिक्रीजिंग पीएच। ऐसी कोई भी स्टेट जिसमें दोनों आयनिक हो, ये भी हो और ये भी, इसको क्या कहते हैं? ज्वीटर आयन। चलो आराम से सोचो और हमको बताओ। यही 3 तो बने। किसी एक अमीनो एसिड में NH2 ग्रुप और COOH ग्रुप आयोनाइजेबल है, इसी नाते एक अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग होता है। किस सॉल्यूशन में कौन आयोनाइज करेगा? तो अगर हम बेस एसिडिक में होंगे तो NH2 आयोनाइज कर जाएगा, बेसिक में होंगे तो COOH आयोनाइज कर जाएगा, और न्यूट्रल में दोनों। अगर दोनों आयोनाइज हैं तो ज्वीटर आयनिक। अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो पीएच है बढ़ाना पड़ेगा, और अगर इधर से इधर आते हैं तो पीएच घटाना पड़ेगा। लिखो, एनसीईआरटी में केवल एरो बना है, पीएच कुछ नहीं लिखा है। चलो देखो एनसीईआरटी में कैसे लिखा है। सब सवाल ही सवाल हैं इसमें। अमीनो एसिड क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कौन कौन से ग्रुप हैं? एमिनो ग्रुप, और कौन सा? एसिडिक ग्रुप। एज सब्स्टिट्यूएंट ऑन सेम कार्बन, कौन सा? अल्फा कार्बन। इसी नाते कहते क्या हो? ये वास्तव में क्या है? बोल नहीं रहे हो भाई? सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन
देखा है देयर आर 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जो 4 वैलेंसी ऑक्युपाई करेंगे, जिसमें एक वैलेंसी तो पुरानी वाली ही है, हाइड्रोजन एक, कार्बोक्सिल एक, अमीनो और एक वेरिएबल, जिसको आर कहते हैं। बेस्ड ऑन नेचर ऑफ आर बहुत प्रकार के अमीनो एसिड बनेंगे, लेकिन कह रहा हाउ एवर वो अमीनो एसिड जो कहाँ हैं, वो कितने प्रकार के हैं, वो केवल 20 हैं। लिखा है आर ग्रुप इन दीज प्रोटी अमीनो एसिड में हो सकता क्या हो, तो नाम क्या बोल नहीं रहे हो, और अगर मिथिल ग्रुप है तो, और हाइड्रोक्सी मिथिल मतलब CH2OH है तो सेरीन। ये किसमें से करेगा, ये 3 है, किसमें से 20 में से 3 हैं, मतलब भी 17 और बचे हैं। केमिकल हो चाहे किस पर डिपेंड करेगी, कार्बोक्सिल और आर ग्रुप। ये लिखा है बेस्ड ऑन किस पर, नंबर किसका और किसका, कार्बोक्सिल। ये कैसे होंगे एसिडिक जैसे, ये कैसे होंगे बेसिक जैसे, और जैसे वैलिन। सिमिलरली देयर आर एरोमेटिक अमीनो एसिड जैसे फिनाइल एलानाइन ट्रिप्टोफान। जानते हो एग्जामिनर क्या करता है, केवल नाम देता है और कहता है बताओ इसमें से कौन एरोमेटिक है और कौन एरोमेटिक नहीं है। तो है में ये पूछेंगे और नहीं में इसी में से कोई और होगा। पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ये है क्या, ये टिक कर लो, अमीनो एसिड इज द किसका किसका और किसका, जहां जहां हेंस लिखा हो एनसीईआरटी में कहीं भी, वहां एसर्शन रीजन बनेगा, जहां कहीं हेंस हो। तो ध्यान से सुने, क्योंकि डिफरेंट सोल्यूशन पीएच में स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड क्या है, इसमें एसर्शन कौन है, रीजन कौन है, नीचे वाला एसर्शन है, ऊपर वाला क्या है, रीजन है। स्ट्रक्चर चेंज होता है क्योंकि आयोनाइजेबल होते हैं, लेकिन अगर ऊपर वाला नीचे भी लेके तो कोई दिक्कत नहीं, ये आयोनाइजेबल होते हैं, इसी नाते स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, इन जनरल ये एसर्शन है और ये क्या है, रीजन। तो ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। और देखो, ये देखो आयोनाइज फॉर्म है, इसमें दोनों आयोनाइज फॉर्म है, इसमें ये आयोनाइज है, ये किस सोल्यूशन में मिलेगा, बोल नहीं रहे हो, और ये किस में मिलेगा, तो फिर ये किस में मिलेगा, इधर से इधर जाओ तो पीएच बढ़ेगा और इधर से इधर आओ तो पीएच घटेगा। ये क्या है, क्या है, ज्विटर आयन। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो हेडिंग डालो लिपिड। हेडिंग डालो लिपिड, और जो लिख रहा हूं पहले उसे लिख लीजिए, फिर एक्सप्लेन करता हूं।
देखें क्या है। तो लिपिड वास्तव में वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वाटर इनसॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन लिपिड पाई जाएगी। तो लिपिड के 3 फॉर्म होंगे, या तो लिपिड कैसे होगी, फैटी एसिड के फॉर्म में होगी, या तो लिपिड कैसे होगी, ग्लिसरॉल। ये इंपॉर्टेंट है। या तो क्या हो जाएगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों होंगे, तो होगा क्या, फैटी एसिड स्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल। स्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल का मतलब जानते हो क्या है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल से जुड़ेगी ईस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो स्टरीफाइड का मतलब ये होता है ईस्टर बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड क्या, ग्लिसरॉल। इस ऐसी फैट को कहते क्या हैं, ऐसी फैट को कहते हैं ग्लिसराइड फैट। तो वापस आ जाओ, 3 फॉर्म में मिलेंगे, या तो कैसे, या तो फैटी एसिड के फॉर्म में, या तो ग्लिसरॉल के फॉर्म में, या फैटी एसिड स्टरीफाइड विद ग्लिसरॉल के फॉर्म में। और अगर ऐसा होगा तो उसको कहोगे क्या, ग्लिसराइड लिपिड। बात खत्म। अब आता है फैटी एसिड। पहले फैटी एसिड पढ़ेंगे, फिर ग्लिसरॉल पढ़ेंगे, फिर स्टरीफाइड पढ़ेंगे। तो फैटी एसिड की बात करें तो सामान्य ये है RCOOH। अब R के नाम पर मिनिमम क्या होगा, CH3 मतलब 1 कार्बन, या C2H5 मतलब 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, चाहे जितने बढ़ा दो, अधिकतम कितने होंगे, 19 कार्बन। तो किसी फैटी एसिड में मैक्सिमम कितने कार्बन होंगे, 20 कार्बन। भाई चेन में कितने, 19। तो फैटी एसिड में मैक्सिमम कितने मिलेंगे, मैक्सिमम 20 ही तो होंगे। भाई चेन में 19, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 1 कार्बन ये भी तो है, तो मिला के कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल यहां दिया हुआ है, लिखा है CH3 CH2 होल पावर 14। तो कुल कितने कार्बन हो गए, तो 14 ये हो गए, एक ये हो गया 15, और एक ये हो गया कितने, 16। तो यहां टोटल कितने कार्बन है, 16 कार्बन है। लेकिन 16 के अंदर की स्थिति क्या है, तो 15 कार्बन कहां है, 15 कार्बन प्लस 1 कार्बन, और ये 1 कार्बन किसका है, COOH का। तो 3 एग्जाम्पल हमको याद रखने हैं। देखो लिखते चलो साथ में बेटा। एक है पाल्मेटिक एसिड, कितने कार्बन, ये बताओ, COOH वाले को मिला के कि छोड़ के, मिला के 16 कार्बन इंक्लूडिंग, लिखते चलें, इंक्लूडिंग क्या, कार्बोक्सिल कार्बन। और कार्बोक्सिल कार्बन को मिला लिया, इसका मतलब 15 किसमें, चेन में, और 1 किसमें, COOH में। ऐसे ही दूसरा है ये एनसीईआरटी में दिया नहीं लेकिन याद रखेंगे, इसमें पाए जाते हैं 18 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल कार्बन। अगर कार्बोक्सिल को मिला के 18 है तो चेन में कितने, तो चेन में होंगे 17 प्लस 1। तीसरा है अराइकीडोनिक एसिड, कितने कार्बन, 20 कार्बन
इंक्लूडिंग तो चेन में बताओ कितने होंगे चेन में? तो चेन में होंगे 19 प्लस 1। ये 1 कौन सा है? COOH वाला है। ठीक, तो हमें 3 एग्जाम्पल याद रखने हैं, एक 16 वाला, एक 18 वाला और एक 20 वाला। यहां तक हो गया है। अब लिखना बंद करें, देखें, फिर लिखेंगे बाद में। केमिस्ट्री में बताया गया होगा कि यदि 2 कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और अगर 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अगर कोई फैटी एसिड चेन है, उसमें जितने कार्बन हैं उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो उस फैटी एसिड का नाम सैचुरेटेड फैटी एसिड। और जिसमें एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें क्या लिखोगे? अभी लिखना नहीं, लिखने का टाइम देंगे। विदाउट डबल बॉन्ड बिटवीन क्या? कार्बन। और यहां क्या होगा? या तो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। बस आपको एग्जाम्पल बताने हैं बस, तो याद देखो कैसे रहेंगे। जो ये लिखे हैं यही एग्जाम्पल हैं। ऊपर के 2 एग्जाम्पल यहां लिखने हैं और इसको यहां लिखना है। तो यहां कौन कौन सा लिख दे बेटा? पाल्मेटिक एसिड और भैया सो नहीं। और यहां क्या लिख दें? बस 1-2 नाम और बढ़ा लीजिए जो एनसीईआरटी में भी नहीं दिए हैं। जैसे इसका नाम सुने हो, ओलिक एसिड। अच्छा, एक और लिख लो, लोन ओलिक एसिड। ठीक है, एक और लिख लो, लिनोलिनिक एसिड। अब काम की बात सुने, ये सब आए हुए सवाल हैं, सब पूछे जा चुके हैं। क्या? फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड का मतलब विदाउट डबल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मतलब एक या एक से ज्यादा डबल बॉन्ड। इसके एग्जाम्पल पाल्मेटिक और स्टीयरिक। और इसका एग्जाम्पल, लेकिन ये भी याद रखने हैं, लिखो यहाँ एनसीईआरटी में कोई संशोधन नहीं है, एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, एनसीईआरटी में डबल ए लिखा है। लिख लिया परवेज? चलो देखो भाई, तो जरा बताओ फिर फैटी एसिड 2 प्रकार के, एक है नॉन
इसेंशियल फैटी एसिड और एक है क्या, इसेंशियल फैटी एसिड। इनका मतलब क्या होता है? नॉन एसेंशियल का मतलब सिंथेसिस इन बॉडी, और इसका मतलब क्या होता है? नॉट तो ये बताओ, जब शरीर में बनेंगे नहीं तो फिर मिलेंगे कहां से? बाहर से जो फैट खाओगे उसमें मिलेंगे। तो एसेंशियल फैटी एसिड के एग्जाम्पल एग्जामिनर आपसे पूछता है, तो वही जो नीचे 3 लिखे थे वही एग्जाम्पल है। कौन? ओलिक एसिड, लोन ओलिक एसिड और लिनिक एसिड। लिखो, एनसीईआरटी में दिया नहीं है, पीवाईक्यू उठाएंगे आपको मिलेगा। इसेंशियल और नॉन एसेंशियल। स्पेलिंग सही कर लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो, ग्लिसरॉल का केमिकल स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए तो क्या है? तो 3 कार्बन लिख लेते हैं, एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। इधर 3 क्या लगा लेते हैं? OH। और बाकी क्या लगा लेते हैं? ये है क्या? तो ये है ट्राई हाइड्रोक्सी लिखते चलें। ये क्या है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। एनसीईआरटी में लिखा है कि ग्लिसरॉल भी एक क्या है? सिंपल लिपिड है। और केमिकल वाइज क्या है? केमिकल वाइज ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, कोई दिक्कत नहीं। अब होता क्या है, इसी से बनेगा ग्लिसराइड फैट। क्या बनेगा? ग्लिसराइड फैट। और कैसे बनेगा? तो जब ग्लिसरॉल में क्या जोड़ दिया जाए? ग्लिसरॉल विद क्या हो? और ऐसे में कौन सा बॉन्ड बनाओगे? तो इस नाते यहां क्या लिखा है? यहां क्या लिखा है? स्टीरिफाइड। अब पेन रोक दो, देख लो 1 मिनट के लिए, लिखना बंद कर दो, देख लो जरा इधर। जैसे ये तो ग्लिसरॉल है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब इसी में हमको फैटी एसिड जोड़ना है, तो देखो कैसे फैटी एसिड जोड़ा जाता है। लिखना, अभी लिखना नहीं। जैसे मान लो 3 कार्बन है, 3 H है, इसमें तो कोई शक नहीं, सारे H लगे हुए हैं, H में कोई चेंज नहीं। अब देखना, ये जो एक OH है ये वाला, इसको हटा दीजिए और इसकी जगह लगा दीजिए फैटी एसिड। तो यहां लग जाएगा फैटी एसिड और बाकी 2 क्या लगे रहेंगे? OH। फिर थोड़ी देर मन किया ये वाला भी हटा देते हैं, तो हटा देते, देखो क्या बनेगा। अब देखो यहां तो फैटी एसिड पहले से ही लगा है ना, लिखो नहीं, देख लो।
हम नया फैटी एसिड और लगा देंगे, और यहाँ अभी भी क्या लगा है, OH लगा है। हो सकता है मन करे ये वाला भी हटा दिया जाए, तो हटा लेते हैं। देखो यहाँ कार्बन कार्बन कार्बन, ऊपर H है, ये H है, ये H है, ये H है। अब यहाँ देखो इस जगह पहले से बेटा क्या लगा है, फैटी एसिड। यहाँ भी पहले से क्या लगा है, फैटी एसिड, और अब यहाँ भी क्या लग जाएगा, फैटी एसिड। अब हमको इतना बताओ अंतर क्या है, बस इसमें इसमें और इसमें क्या अंतर है। यहाँ एक फैटी एसिड, यहाँ और यहाँ। नीट में 2 साल पहले ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किसमें कितने फैटी एसिड हैं। यहाँ कितने फैटी एसिड हैं, एक फैटी एसिड है, इसी नाते इसका नाम मोनोग्लिसराइड फैट, और इसका नाम, इसमें कितने फैटी एसिड, तो इसका नाम क्या रखोगे, अच्छा इसका नाम क्या रखोगे, आराम से बताएंगे। किसी ट्राइग्लिसराइड फैट में कितने ग्लिसरॉल और कितने फैटी एसिड, आराम से बताओ, जल्दी काहे की है यार। ट्राइग्लिसराइड फैट में कितने ग्लिसरॉल और कितने फैटी एसिड, तो लगता है 3 ग्लिसरॉल, लेकिन है नहीं, क्या, 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। ग्लिसरॉल तो एक ही है ना, फैटी एसिड 3, और इसमें एक ग्लिसरॉल, सब में एक ही है। यहाँ भी 1 ग्लिसरॉल, यहाँ भी 1 ग्लिसरॉल, यहाँ भी 1 ग्लिसरॉल, यहाँ 1 ग्लिसरॉल 1 फैटी एसिड, यहाँ 2 फैटी एसिड, यहाँ 1 ग्लिसरॉल 3 फैटी एसिड। और देखो थोड़ी देर बाद मन किया कि लाओ ये हटा देते हैं, तो देखो हटाते हैं। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां क्या लगा है, यहां क्या लगा है, अब देखो यहां क्या लगा दिया, यहां लगा दिया फास्फेट, क्या लगा दिया, फास्फेट। अब ध्यान सुनना, ट्राइग्लिसराइड फैट में यदि फैटी एसिड को रिप्लेस करके क्या लगा दो, फास्फेट लगा दो, तो बन जाता है फास्फोग्लिसराइड। याद आया, फास्फोग्लिसराइड, या इसी को कहते हैं क्या, बताओ, फास्फो लिपिड। कोई एग्जाम्पल बताएगा बेटा, इसका एग्जाम्पल है लेसिथिन। कहां प्रेजेंट है, तो लेसिथिन या फास्फोलिपिड कहां प्रेजेंट है, तो कहोगे इन सेल मेम्ब्रेन। फिर से सुन लेते हैं, देखो ग्लिसरॉल क्या है, कोई दिक्कत नहीं, ये सिंपली क्या है, बात खत्म। ग्लिसराइड फैट क्या है, ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड, इसमें फैटी एसिड क्या है, एस्टरीफाइड। तो यहां बांड बताओ कौन सा होगा, इस जगह, इस जगह कौन सा बांड बना है, ईस्टर बांड। एक फैटी एसिड लगाया तो, 2 लगा दिया तो, और 3 लगा दिया, और मन किया तो फैटी एसिड हटा के क्या लगा दिया, तो नाम क्या बना, फास्फोग्लिसराइड। या जैसे कि कहां है, एक क्वेश्चन और है, वो लिपिड जो कहां पाया जाएगा, न्यूरल टिश्यू में, वो कैसा होता है, स्पेशल स्ट्रक्चर। क्वेश्चन पूछेगा स्पेशल स्ट्रक्चर वाली लिपिड कहां पाई जाती है, तो कहोगे न्यूरल टिश्यू में। अब जितना जहां पेन रोके थे वहां से बढ़ाओ,
आज हम लोगों ने अमीनो एसिड, फैटी एसिड और इंट्रोडक्शन कर लिया है। अगले लेक्चर पर नाइट्रोजनस बेस और उसी के साथ फिर वो बायो मैक्रो मालिक्यूल और वो शुरू हो जाएगा, सेकेंडरी मेटाबोलिटीज। तो सरसों का तेल जाड़े में, अब की बार जब जाड़ा आएगा तो सरसों के तेल में पूड़ी बनवा लीजिएगा, ठीक है, चाहे जहाँ बनवा लीजिएगा। उसके बाद फिर देखिएगा सरसों के तेल को आप रख दीजिएगा जाड़े में, सुबह आपको जमा मिलेगा। अब सरसों का है क्या बेटा? अरे जम जाएगा भैया, हम भी जानते हैं। अब यह है कि ऐसा नहीं कि 4-6 पूड़ी निकाल के रख दो तो नहीं जमेगा, मतलब ठीक ठाक पूड़ी निकाल जाए, मतलब भर का गर्म हो जाए, है? काफ़ी गर्म हो जाएगा और 20-25% उसका लॉस हो जाए, 25% तेल खत्म हो जाए, इतना गर्म हो जाए, उसके बाद वो जम जाएगा। क्योंकि बांड, सारे बांड टूटने में टाइम लगेगा ना। आयल रिमेन आयल इन विंटर, क्यों? ये सर्सन रीजन है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है? लो। और फैट रिमेन सॉलिड इन विंटर, हाई मेल्ट। ये दो एसर्सन रीजन है, ये भी। जिंजली आयल आयल है और कोकोनट आयल फैट है। नारियल के तेल को गर्मियों में बर्तन में रखना मुश्किल है और जाड़े में उससे निकालना मुश्किल है, ठीक है। लिख लिया हो तो एनसीईआरटी और बुकलेट से पढ़ लेते हैं, फिर जाओ। लिख लिया? एक क्वेश्चन आया है